नमस्कार, मैं मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं बोफोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल एम्पायर को। जी हाँ, मुग़ल एम्पायर, जिस एम्पायर का इतिहास 200 साल का इतिहास, उस एम्पायर को आज हम पढ़ने वाले हैं। कितने साल का इतिहास है? 200 ईयर्स का। और एक बहुत बड़ी बहस हिंदुस्तान के अंदर होती है कि मुग़ल एम्पायर को क्यों पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, जिस का इतिहास 200 साल रहा हो, जिस एम्पायर ने 200 साल राज किया हो, उसको पढ़ना लाजमी हो जाता है। और उससे भी कहीं ज़्यादा लाजमी ये बात है कि जब क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम पेपर में, वो ये नहीं पूछते कि मुग़ल एम्पायर को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। वो सिर्फ मुग़ल एम्पायर से सवाल पूछ लेते हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर। और मुग़ल एम्पायर में एक जिसकी बात सबसे पहले शुरू होती है वो हैं बाबर। वो हैं बाबर। बाबर को हिंदुस्तान में किसने इनवाइट किया, या बाबर हिंदुस्तान में राज करने की कैसे सोची, इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इससे पहले हमने जो है अपनी क्लास में वो डिटेल में समझाई है। अगर आप देखना चाहते हैं कि बाबर को हिंदुस्तान में किसने निमंत्रण दिया आने का, तो आप हमारी इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। ब्रीफ में आपको सिर्फ बता देता हूं कि राणा सांगा ने इनविटेशन भेजा किसको? बाबर को, कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली आकर लूट कीजिए और लूट कर कर दिल्ली से चले जाइए। और जो बची हुई दिल्ली होगी, जो लूटी पिटी दिल्ली होगी, उसको राणा सांगा उसके राजा बनेंगे। ये राणा सांगा का प्लान, और वो किस तरीके से फेल हुआ, क्यों बाबर के मन में आया कि उन्हें दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये सारी जानकारी हमने अपनी इससे पहली वीडियो में आपको दी है। आप वो ज़रूर देखें। तो मैं बाबर की बात कर रहा हूँ कि बाबर जिसने जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके अगेंस्ट लड़ा? इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट ये लड़ा गया। जिस समय राणा सांगा ने इनविटेशन दिया था कि आप दिल्ली पर आकर आक्रमण कीजिए, उस समय दिल्ली के राजा कौन थे? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया। और जब लूट करने के बाद ये सोचा कि मैं लूट करके यहाँ से क्यों जाऊँ, मैं यहाँ का राजा ही क्यों ना बन जाऊँ। जिसकी बात बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा, उसमें उन्होंने कहा है। तो बाबरनामा क्या है? ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बाबर की। सिर्फ दो ऐसे मुग़ल एम्पायर हुए हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें एक नाम है बाबरनामा। बाबर ने लिखी है। बाबर ने साफ तौर पे अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो दिल्ली जब आए तो उनका मकसद सिर्फ लूट करना था। क्योंकि राणा सांगा ने उन्हें धोखा दिया, इसलिए उनका मन बदला और वो दिल्ली के राजा बन गए। तो हम कह सकते हैं कि बाबर ने क्या किया? फाउंडेशन की मुग़ल एम्पायर को। अगर किसी ने मुग़ल एम्पायर को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर मुग़ल एम्पायर की नींव रखी, तो बाबर ने रखी। अच्छा, इब्राहिम लोधी उस समय पर जब दिल्ली के राजा थे तो वो बहुत ताकतवर राजा थे। ऐसा नहीं है, मामूली राजा नहीं थे, बहुत ताकतवर राजा थे। राणा सांगा ने भी इसीलिए बाबर को निमंत्रण दिया था कि ऐसा उन्हें डर लगने लग गया था कि मेवाड़ छिन सकता है। राणा सांगा को ऐसा लगने लग गया कि इब्राहिम लोधी अब मेवाड़ पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे। हालांकि मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता हमेशा कायम रखने में कामयाब रहा। वो अलग बात है कि उसके लिए उसे बहुत बलिदान देने पड़े। तो राणा सांगा ने निमंत्रण दिया, लेकिन फिर राणा सांगा को लगा कि शायद बाबर जो है इब्राहिम लोधी को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज़ लाया जो पानीपत के युद्ध में पहली बार किसी ने देखी। पानीपत के पहले युद्ध में वो क्या था? गन पाउडर। क्या था? गन पाउडर। गन पाउडर जो बारूद था, वो इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया के अंदर कौन थे? बाबर थे। पहले लड़ाइयाँ होती थीं तीर से, तलवार से। इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी सेना थी इन द कंपैरिजन बाबर।
लेकिन इब्राहिम लोदी हारे सिर्फ इसी वजह से कि उनके पास गन पाउडर नहीं था। गन पाउडर किसके पास था? बाबर के पास था। और ये वाली बात राणा सांगा को नहीं पता थी। अगर ये बात पता होती कि तोप और बारूद के साथ बाबर लड़ने आ रहा है तो शायद वो बाबर को धोखा नहीं देते और मिलके पानीपत का युद्ध लड़ते इब्राहिम लोदी के खिलाफ। लेकिन क्योंकि इब्राहिम लोदी ने युद्ध लड़ा और बाबर ने अकेले उससे युद्ध लड़ा और फिर वो उसे हराने में कामयाब रहे, तो इंट्रोड्यूस किया गन पाउडर इन इंडिया। क्लियर है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, नवोदय के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान के अंदर गन पाउडर किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो इंट्रोड्यूस किया बाबर ने। बिल्कुल सही। अच्छा, जब अब राजा बन गए बाबर, अब बाबर को किसने धोखा दिया? बाबर को धोखा दिया था, असल में एक डील हुई थी राणा सांगा और बाबर के बीच में कि पानीपत का युद्ध वो मिल के लड़ेंगे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। लेकिन जब युद्ध की शुरुआत हुई तो राणा सांगा ने बाबर को ज्वाइन नहीं किया। अब बाबर को ज्वाइन नहीं किया तो एक तरीके से बाबर इसको धोखा मानते हैं कि राणा सांगा तो मेरे साथ आए नहीं लड़ने के लिए। तो जब वो राजा बन गए उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, राणा सांगा मैं तुम्हें ही देखता हूँ। तो उन्होंने अगला युद्ध जो लड़ा वो राणा सांगा के खिलाफ ही लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा? राणा सांगा के। अगले साल ही 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें पानीपत के युद्ध में बाबर जीतते हैं, इब्राहिम लोदी हारते हैं, दिल्ली की सत्ता बाबर के हाथ में आती है और अगले साल ही राणा सांगा को सबक सिखाने के लिए युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध 1527 में। खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके खिलाफ हुआ? तो राणा सांगा के खिलाफ किसने लड़ा? बाबर ने लड़ा। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा हारते जरूर हैं, मरते नहीं हैं। और उसके बाद वो वहाँ युद्ध की भूमि छोड़ के चले जाते हैं। एक साल बाद वो फिर कोशिश करते हैं कि बाबर के खिलाफ लड़ा जाए, लेकिन उनके जो दूसरे सरदार होते हैं, राजपूत सरदार जो होते हैं, वो नहीं चाहते थे कि बाबर के साथ अब युद्ध हो। लेकिन राणा सांगा अड़ गए अपनी बात पे कि मुझे बाबर के साथ युद्ध करना है। इस वजह से राणा सांगा को जहर देकर उन्हीं के सरदारों ने मार दिया। ये इतिहास की एक ऐसी घटना जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसे मैंने आपको बताई है, आपको ध्यान भी रहेगा कि बाबर ने राणा सांगा के साथ कौन सा युद्ध लड़ा? खानवा का युद्ध लड़ा। एक और इंपॉर्टेंट युद्ध है, 4 युद्ध जो है बाबर ने लड़े हैं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और तीसरा युद्ध जो लड़ा वो चंदेरी का युद्ध लड़ा। यही इंपॉर्टेंट है। अगले साल 1528 में मदेनी राय जो है, ये भी राजपूत राजा थे, इनके खिलाफ, ये मध्य प्रदेश उस समय, अब जो मध्य प्रदेश में इनकी जो है रियासत थी, उनके खिलाफ जो है ये युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा के खिलाफ राजस्थान का युद्ध लड़ा गया और मध्य प्रदेश में जो युद्ध लड़ा गया मदनी राय जो राजपूत राजा थे उनके खिलाफ 1528 में बाबर ने ये युद्ध लड़ा। और उनकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा, या उनको तर्किश में कहा जाता है तुजुके बाबरी। क्या कहा जाता है? तुजुके बाबरी, जो कौन सी लैंग्वेज में थी? तर्किश लैंग्वेज में थी। बाबर जो है एक तर्किश राजा था, ठीक है? तो तर्किश में ये उनकी अपनी लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, कल्चरल के मामले में अगर हम बात करें तो बाबर ने जो महाभारत का ट्रांसलेशन कराया था, किसका ट्रांसलेशन कराया? महाभारत का ट्रांसलेशन कराया था, जिसको नाम दिया गया रज़्मनामा। क्या नाम दिया गया? रज़्मनामा। कल्चरल अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि बाबर के टाइम में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि बाबर ने महाभारत का जो है अनुवाद करवाया और इस अनुवाद को जो नाम दिया गया वो दिया गया रज़्मनामा। क्या नाम दिया गया? रज़्मनामा। ये इंपॉर्टेंट है, बाबर आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाबर के बारे में, या तो देखो बाबर के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि पहला जो है मुगल राजा, या फिर एक दूसरे महान राजा हुए हैं अकबर। अकबर के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हमने सभी ध्यान रखने हैं, सभी याद रखने हैं।
चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करेंगे मुगल एम्पायर के दूसरे राजा हुमायूं, जो किसके बेटे थे? बाबर के बेटे थे। किसके बेटे थे? बाबर के बेटे थे। और ये शेरशाह सूरी से हार गए। अगले राजा बने, दिल्ली की सत्ता पर बैठे, लेकिन शेरशाह सूरी से इन्होंने 2 युद्ध लड़े। किसने? हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े और दोनों युद्ध ये हार गए। पहला युद्ध जो लड़ा गया वो चौसा का लड़ा गया 1539 में, और दूसरा युद्ध लड़ा गया कन्नौज का 1540 में। ये किसके खिलाफ लड़े गए? शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े गए। शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़े और दोनों ही युद्ध में शेरशाह सूरी जीते और दिल्ली की बादशाहत अब किसके हाथ में आ गई? शेरशाह सूरी के हाथ में आ गई। हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा, भारत छोड़ के चले गए। उसके बाद वो जो है अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान में जाके उन्होंने मदद मांगी। वहाँ से फिर उन्होंने अपनी एक सेना बनाई और पहला फिर उन्होंने लाहौर पे कब्जा किया, और लाहौर पे भी तब कब्जा किया जब शेरशाह सूरी का इंतकाल हो गया, वो मर गए। शेरशाह सूरी के मरने के बाद 15 साल तक शेरशाह सूरी, या मैं कह सकता हूं कि सूरी वंश जो है दिल्ली की सत्ता पर बाबर और हुमायूं के बाद राज करता रहा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने मुगल सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। मुगल सल्तनत ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर किस तरीके से दोबारा मुगलों के हाथ में सत्ता आई, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। शेरशाह सूरी एक ऐसा राजा जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। मैं बात कर रहा था हुमायूं की, तो हुमायूं ने पहले लाहौर जीता, और फिर जब शेरशाह सूरी मर गए और उनके बेटे सत्ता में आए, और उसके बाद जो है उनके बहुत सारे सत्ता में विवाद हो गए। अलग अलग रियासतों के अलग अलग उनके जो रिश्तेदार थे राजा बन बैठे, और बहुत कमज़ोर सूरी वंश हो गया। उस समय पर हुमायूं को लगा कि ये सही वक्त है कि हम जो है दिल्ली पर आक्रमण कर दें, और दिल्ली पर आक्रमण किया गया। और वहाँ पर जो शेरशाह सूरी के वंशज थे उन्हें हराकर एक बार फिर हुमायूं ने दिल्ली की सत्ता को कब्जाया और मुगल एम्पायर को एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर कायम किया। तो ये हुमायूं के बारे में। और उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरने के कारण। तो हुमायूं की कैसे मारे गए? वो अपनी लाइब्रेरी, जो उनकी अपनी लाइब्रेरी थी, उसकी स्टेयर से गिरे और मर गए। इनका टॉम्ब है दिल्ली के अंदर, जो किसने बनवाया? हमीदा बानो ने। ये इनकी वाइफ थी। कौन थी? वाइफ थी। हमीदा बानो किसकी वाइफ थी? बिल्कुल सही, हुमायूं की वाइफ थी। और इनकी जो है हुमायूं नामा बुक जो है, इनकी बायोग्राफी है। इनकी बायोग्राफी हुमायूं की लिखी इनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। कौन थी बेगम? सिस्टर थी गुलबदन बेगम, इनकी सिस्टर थी। तो ये हुमायूं के बारे में इनफ है। नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम हो, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो, RIMC का एग्ज़ाम हो, RMS का एग्ज़ाम हो, इससे बाहर आपसे हुमायूं के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये ओवरऑल वो सारी बातें जो पूछी जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ये हुमायूं के बारे में मैंने आपको बता दी है। शेरशाह सूरी, अभी हम बात कर रहे थे, हुमायूं को हराया था 2 लड़ाई में, चौसा की लड़ाई में, कन्नौज की लड़ाई में। शेरशाह सूरी से जब हुमायूं हार गए, दिल्ली की सत्ता पर शेरशाह सूरी बैठे। और शेरशाह सूरी का जो रियल नाम है वो है फरीद। क्या नाम है? फरीद। और शेरशाह सूरी इतिहास में वो राजा हैं जिनको कम से कम मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ, जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छे अच्छे काम किए। पहला जो काम उन्होंने किया वो किया लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स। लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म से उन्होंने क्या क्या किया? देखो, पहले टैक्स सिस्टम क्या होता था? टैक्स ये होता था कि राजा बोल देता था कि सबको 5 किलो अनाज देना है, सबको जो है 10 किलो अनाज देना है, सबको 50 किलो अनाज देना है। शेरशाह सूरी ने कहा कि नहीं भाई, ये सिस्टम गलत है। हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि कौन कितनी खेती कर रहा है, कौन कितना अनाज उगा रहा है।
एक बंदा है जो बहुत कम अनाज उगा रहा है, उससे उतना ही अनाज ले लेना जितना जो ज़्यादा अनाज उगा रहा है, तो ये गलत है। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि हम ये सर्वे करेंगे कि कौन कितनी खेती कर रहा है, किसके पास कितनी लैंड है। तो लैंड को मापने का जो एक सिस्टम चला, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं, बीघा। क्या फॉलो करते हैं? बीघा। आप जाइए अपने दादाओं से पूछिए, अपने पापाओं से पूछिए कि हमारे पास कितनी बीघा जमीन है, यही पूछते हैं। अगर आप पूछें कि हमारे पास कितनी जमीन है, अगर वो खेती बाड़ी से जुड़े रहे हैं या जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे पूछें आपके पास कितनी ज़मीन, तो कहेंगे 10 बीघा, 15 बीघा। तो ये बीघा का सिस्टम किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने शुरू किया। और इसके साथ साथ इस बीघा सिस्टम में शेरशाह सूरी ने ये भी किया कि जितना जिसके पास अनाज हो रहा है, एक है जो 10 बीघे बो रहा है लेकिन अनाज उसके पास कम है, एक है जो 5 बीघे बो रहा है लेकिन अच्छी उसके पास फसल होती है, उसके पास अनाज ज़्यादा है। तो जिसके पास अनाज ज़्यादा है उससे उस हिसाब से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। एक रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा बीघे के हिसाब से, और दूसरी एक तरीका इसमें होगा कि किसके पास कितना अनाज उग रहा है, किसके पास कितनी अच्छी फसल हो रही है। तो ये बीघा सिस्टम। अच्छा, एक और जो इम्पॉर्टेंट काम किया, जो आज भी हम रुपी, जिसको हम बात करते हैं रुपया, रुपी, तो आप बांग्लादेश जाइए, पाकिस्तान जाइए, श्रीलंका जाइए, नेपाल जाइए, तो वहाँ की जो करेंसी है रुपया है या रुपी है। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ जहाँ शेरशाह सूरी ने अपना अपना परचम लहराया, वहाँ वहाँ सब जगह पर रुपी है जो करेंसी है। इंडियन करेंसी भी रुपी है, आज भी है रुपी। तो इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले भी कौन थे? शेरशाह सूरी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ग्रांड ट्रंक रोड और पुराना किला, दो ऐसे स्ट्रक्चर, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए गए लेकिन जो इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड जो पेशावर से कोलकाता तक, पेशावर से कोलकाता तक एक सड़क बनाई गई जिसको नाम दिया गया ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम दिया गया? ग्रांड ट्रंक रोड। वो किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। तो ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराना किला, जिसको बाद में जो है हम किसके नाम से जानते हैं? इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, जो दिल्ली के अंदर है, जो दिल्ली का चिड़ियाघर है उसके बगल में एक पुराना किला है। वो भी किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। इनका जो टॉम्ब है वो लोकेटेड है सासाराम, बिहार में। तो शेरशाह सूरी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट राजा हैं, इनके बारे में ध्यान रखना होगा। और हुमायूं के साथ जो इनकी लड़ाई हुई, कन्नौज की लड़ाई और दूसरी लड़ाई चौसा की लड़ाई, इन दोनों लड़ाइयों को आपने ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी ने इन्हीं दोनों लड़ाइयों के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना राज कायम किया था। हालांकि ये सिर्फ 4 साल तक या 5 साल तक जो है राजा रहे, उसके बाद इनके बेटे आए, उनके बेटे आए, और 15 साल तक सूरी वंश रहा। लेकिन इस 15 साल में इतना बिखराव हो गया कि एक छत्र के नीचे ही नहीं रहे, सब अलग अलग रियासतों के इनके रिश्तेदार, इनके भाई, इनके बेटे सब अलग अलग राजा बन गए, जिसका फ़ायदा बाद में जो है हुमायूं ने उठाया और हुमायूं राजा हुए, दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाहत को कायम करने के में कामयाब हुए हुमायूं। अगर ये काम ना होता तो मुगल इतिहास सिर्फ बाबर और हुमायूं के बाद ही ख़त्म हो जाता। लेकिन क्योंकि इतिहास तो इतिहास है, जो हो चुका है सिर्फ हम वो पढ़ रहे हैं, तो ये हुआ कि हुमायूं स्टेयर से गिरे और उनकी मौत हो गई। और जिस समय हुमायूं की मौत हुई उस समय अकबर की उम्र, उनके बेटे अकबर की उम्र मात्र 14 साल थी। कितने साल थी? 14 ईयर्स। अब 14 ईयर में उन्हें राजा बनाना मुश्किल था।
और जिस समय हुमायूं की डेथ हुई उस समय अकबर पंजाब में थे। कहां थे? पंजाब में थे। दिल्ली की जो बादशाहत थी वो उनके हुमायूं के जो मंत्री थे वो चला रहे थे। ऑफिशियली अकबर को राजा नहीं बनाया गया था क्योंकि उस समय उनकी एज क्या थी? सिर्फ 14 साल थी। इसका एक फायदा उठाया किसने? एक राजा हुए हेमू। कौन से राजा हुए? हेमू। और हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। हेमू सेना में सेनापति थे। किसकी सेना में? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की सेना में हेमू जो है सेनापति थी। जब इनके रिश्तेदार और अलग अलग रियासत बनी तो हेमू ने भी अपनी एक अलग रियासत बना ली थी। हरियाणा के आसपास इनकी रियासत थी। और जब हुमायूं की मौत हो गई स्टेयर्स से गिरने के बाद तो उन्होंने क्या किया? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद हेमू बन गए दिल्ली के राजा। हुमायूं को हराया, शेरशाह सूरी बैठे। हेमू बैठे किसके बाद? हुमायूं की मौत के बाद उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। अब जब हेमू बैठ गए, दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, तो ये वाली बात पता चली बैरम खान को। किसको पता चली? बैरम खान को, जो कौन थे? अंगरक्षक थे। किसके? किसके अंगरक्षक थे? अकबर के। अकबर को पालने पोसने की जिम्मेदारी एक बहुत महान योद्धा बैरम खान को दी हुई थी हुमायूं के द्वारा। बैरम खान ने भी अपना नमक का पूरा दम दिखाया और उन्होंने कहा कि अकबर को हमें राजा बना देना चाहिए, बेशक उनकी उम्र 14 ईयर है। अकबर को राजा घोषित किया गया कि अकबर अब मुगल सल्तनत के बादशाह हैं। और अकबर की सेना में बैरम खान के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। किसके अगेंस्ट हुआ? हेमू के अगेंस्ट हुआ। यह तीसरी बार कोशिश हो रही है, तीसरी बार कोशिश हो रही है मुगल बादशाहत को दिल्ली पर कायम करने की। पहली बाबर ने की, दूसरी हुमायूं ने की और तीसरी हुमायूं की बेटे अकबर कर रहे हैं बैरम खान के नेतृत्व में। और इस युद्ध में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में भी कौन जीतता है? मुगल एम्पायर अकबर जीतते हैं। हेमू की हार होती है और एक बार फिर मुगल एम्पायर तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर बैठने में कामयाब हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हेमू लास्ट हिंदू राजा थे, लास्ट हिंदू राजा थे जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे। तो लास्ट हिंदू राजा अगर आपसे पूछा जाए जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे, वो थे हेमू। अच्छा, अकबर अकबर के बारे में अब हम बात करेंगे तो अकबर को एक महान राजा कहा जाता है। उसके पीछे के कारण है उनका उदारवादी होना, उनका सभी धर्मों में प्रति सम्मान, और उन्होंने पावर से ज्यादा दिमाग से राज करना। बेशक वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, पढ़ना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, लेकिन 14 साल की उम्र में उन्हें राज मिला और राजकाज के काम में उन्हें इतनी सफलता मिली, उन्हें इतना परिपक्व बनाया कि उन्होंने अपने दिमाग से इतने लंबे समय तक राज किया। इतने लंबे समय तक राज करने का एक मुख्य उन्होंने जो काम किए, स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया, जजिया टैक्स को खत्म कर दिया। अब स्लेवरी सिस्टम क्या था कि पहले आदमियों को गुलाम बना लिया जाता था और उन्हें फ्री में काम कराया जाता था। अकबर ने कहा ये नहीं चलेगा, अगर आप किसी से काम कराते हैं तो उसका मेहनताना आपको देना होगा, आप किसी से फ्री में काम नहीं करा सकते। तो स्लेवरी सिस्टम को इंडिया के अंदर से, हिंदुस्तान के अंदर से खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो अकबर को जाता है। दूसरा, जजिया टैक्स। जजिया टैक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब इतिहासकार जो है इसे जजिया टैक्स को अलग अलग तरीके से कोट करते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नॉन
जो भी नॉन मुस्लिम होगा वो हाउस टैक्स देगा। कौन सा टैक्स देगा? हाउस टैक्स। अगर आप रहते हो, हमारे शहर में रहते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा? हाउस टैक्स देना पड़ेगा। और ये सिर्फ किस पर लागू होता था? नॉन मुस्लिम। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको हाउस टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप जो है सिख हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको ये हाउस टैक्स देना पड़ेगा। और इस ही हाउस टैक्स का नाम है जजिया टैक्स। क्या नाम है? जजिया टैक्स। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जजिया वो टैक्स है कि जब कोई भी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम अपने किसी पूजनीय स्थल पर जाता था तो उसे वहाँ अपने स्थल पर जाने के लिए एक टैक्स देना पड़ता था, जिस टैक्स का नाम जजिया टैक्स है। जैसे आप जो है वाराणसी जाना चाहें या आप वैष्णो देवी जाना चाहें, तो वहाँ पर एक पहले वहाँ दर्शन से पहले आपको एक पर्ची कटवानी होती थी, एक टैक्स देना होता था कि आप ये टैक्स दोगे तो अंदर आपको एंट्री मिलेगी। और हालांकि अब भी बहुत जगह अभी ये जजिया टैक्स सभी जगह, अब ये इस तरीके से नहीं है कि सिर्फ नॉन मुस्लिम पे हो। अब आप किसी दरगाह पे जाइए तो वहाँ टैक्स है, आप किसी मंदिर जाइए तो कुछ बड़े मंदिरों पे पहले पर्ची कट रही हैं, तो ऐसा है। तो ये आज भी लागू है, लेकिन अब ये सब पर लागू है। उस समय पर किस पे लागू था? सिर्फ नॉन मुस्लिम पर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने क्या खत्म की? स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया और जजिया टैक्स को खत्म किया। दूसरा, इन्होंने जो है जो आसपास के राजपूत राजाओं थे उनसे लड़ाई की जगह संधि करना और इनमें अपने शादी के संबंध बनाना ज़्यादा उचित समझा। उसी का एक उदाहरण है जोधाबाई, जो जोधपुर की राजकुमारी थी। जोधाबाई, अकबर ने उनसे शादी की और राजपूतों के साथ एक अच्छा अलायंस बनाया। मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिंदू राजा। कहां के? जयपुर के ये राजा थे। इनको इन्होंने अपनी सेना का सेनापति बनाया था। ये क्या थे? सेनापति थे। जो अकबर की अपनी नवरत्न थे, उन एक रत्न में से मानसिंह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो भी एक रत्न थे अकबर के। तो राजपूतों के साथ एक बहुत अच्छा अलायंस। ये दो उदाहरण जोधाबाई का और मानसिंह का आपके सामने कि उन्होंने किस तरीके से राजपूतों से लड़ाई करने की बजाय बड़े पद देकर, उनसे शादियां कर कर उनसे एक अलायंस बनाया। हालांकि इन सब के बावजूद जो मेवाड़ था वो कभी भी इनके समक्ष नहीं झुका, या कहें कि इनसे किसी तरह की कोई संधि मेवाड़ ने की हो, ऐसा इतिहासकार नहीं बताते हैं। हमेशा यही देखा गया, राणा सांगा से लेके और महाराणा प्रताप तक मेवाड़ को एक आज़ाद देश की तरह, आज़ाद मेवाड़ की तरह ही रखना उन्होंने उचित समझा और उसके आज़ादी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। तो महाराणा प्रताप क्योंकि मेवाड़ नहीं झुका था तो बैटल हुआ, हल्दी घाटी का बैटल जिसे कहते हैं 1576 में। किसके अगेंस्ट हुआ? महाराणा प्रताप के अगेंस्ट हुआ। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे, जिन्होंने अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बाबर के सामने राणा सांगा नहीं झुके। उसके बाद जो है, हालांकि हुमायूं के साथ में मेवाड़ का कोई युद्ध रहा हो ऐसे इतिहासकार नहीं बताते हैं, लेकिन एक युद्ध जो हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। देखो, जोधाबाई से शादी की थी, राजपूत अलायंस बनाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूतों के साथ लड़ाई नहीं हुई है, राजपूतों के साथ लड़ाई भी हुई है। और जोधाबाई से शादी करने का ये मतलब नहीं था कि उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया था कि वो मुस्लिम रहेंगी। जोधाबाई के शादी होने के बावजूद भी जोधाबाई हिंदू धर्म में बनी रहीं। उनके लिए अलग से मंदिर बनवाए गए, उनका एक अलग से महल बनवाया गया जो फतेहपुर सीकरी में है, जोधा महल के नाम से। तो अकबर इस तरीके से महान भी बनते हैं, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप से लड़ा गया, ऐसा बताते हैं कि आज तक कोई इतिहासकार यही नहीं बता पाया कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर जीते
या महाराणा प्रताप जीते। इतना भयंकर युद्ध हुआ। हालांकि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसका जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। हल्दी घाटी का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह 80,000 की सेना के साथ। महाराणा प्रताप के पास कितनी सेना थी? केवल 20,000 की। और 20,000 के मुकाबले ये 80,000 सैनिक ऐसे लड़े हैं कि इतिहासकार ये समझ नहीं पाए कि इस युद्ध का जो परिणाम हुआ उसमें अकबर को जीता घोषित किया जाए या महाराणा प्रताप को घोषित किया जाए। और इस युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ कि अकबर ने मेवाड़ में जाके डायरेक्ट वहां पे कब्जा कर लिया हो, ऐसा नहीं हुआ। युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लेकिन डायरेक्ट मेवाड़ पे कब्जा हुआ हो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि महाराणा प्रताप को भी मेवाड़ छोड़ना पड़ गया, ये भी हुआ। तो ना तो मेवाड़ पे कब्जा हुआ अकबर का और ना ही मेवाड़ बचा महाराणा प्रताप के पास। उसके बाद गोरिल्ला युद्ध अपनाया महाराणा प्रताप ने। छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर वो युद्ध करते थे। गोरिल्ला युद्ध क्या है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके लिए ये होमवर्क है। गोरिल्ला युद्ध के बारे में आप मुझे बताएंगे। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट और इबादत खाना, ये कुछ ऐसे मोन्यूमेंट जो किसने बनवाए हैं? अकबर ने बनवाए हैं। और बुलंद दरवाजा जो है दुनिया का, वर्ल्ड का, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड का, नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर हाईएस्ट गेट ऑफ वर्ल्ड किसी का दर्जा है तो वो बुलंद दरवाजा, और ये भी कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। और बुलंद दरवाजा बनवाया क्यों गया? जब अकबर ने गुजरात जीता। क्या जीता? गुजरात जीता। तो गुजरात जीतने की खुशी में बुलंद दरवाजा बनाया गया, जिसको बाद में चल के हाईएस्ट गेट ऑफ वर्ल्ड का दर्जा प्राप्त हुआ। मैं इनके नवरत्न की बात कर रहा था। अकबर के जो नवरत्न हैं वो बीरबल हैं, तानसेन हैं, टोडरमल हैं, मानसिंह हैं। ये कुछ जो है नवरत्न, 9 रत्न होते थे, उनमें से कुछ ये रत्न हैं। एक अबुल फजल हैं, एक दो प्याजा करके एक नाम है, कई बार स्लिप हो जाता है। तो ये कुछ उनके नवरत्न है, इंपॉर्टेंट यही है। बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल, ये कुछ इनके नवरत्न। बीरबल कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। बीरबल कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। टोडरमल कौन थे? इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। और आपने पटवारी नाम सुना? पटवारी, पटवारी सिस्टम, एक पटवारी एक पोस्ट होती है गांव में, आप किसी से पूछेंगे तो बताएंगे। तो पटवारी जो आज तक चला रहा वो टोडरमल की देन है। मानसिंह मैंने बता दिया, उनके जो है सेनापति थे। और तानसेन इनके म्यूजिशियन थे। और अबुल फजल जो है इनके लेखक थे। और अबुल फजल ने एक बुक लिखी अकबर नामा, जो बायोग्राफी है किसकी? अकबर की। अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी है? अबुल फजल ने, जो इनके क्या थे? पोएट थे। अकबर ने एक धर्म चलाया जिस धर्म का नाम था दीन इलाही। और ये धर्म क्यों चलाया गया? इन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म छोड़ें, मुस्लिम इस्लाम धर्म छोड़ें, और ये दोनों मिलके एक अलग धर्म बनाते हैं, और इस धर्म का नाम होगा दीन इलाही। लेकिन मज़े की बात यह है कि दीन इलाही को ज्वाइन करने वाले जो थे वो एक अकबर और दूसरे बीरबल थे। तीसरा व्यक्ति कोई नहीं मिला जिस ये कहता हो कि वो दीन इलाही धर्म से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर का धर्म कौन सा था, तो अकबर का धर्म इस्लाम नहीं था। अकबर का धर्म दीन इलाही था। वो छोड़ चुके थे इस्लाम को। वो कौन से धर्म को अपना चुके थे? दीन इलाही को। बीरबल का कौन सा धर्म? दीन इलाही। और ये चल क्यों नहीं पाया? क्योंकि इन अकबर के समय पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे
उन्होंने, और इसी तरीके से हिंदू जो कट्टरपंथी थे उन्होंने अकबर का पुरजोर विरोध कर दिया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। और उसका नतीजा ये हुआ, ना तो हिंदुओं ने अपना हिंदू धर्म छोड़ा और ना मुस्लिमों ने इस्लाम धर्म छोड़ा। तो दीन इलाही में सिर्फ दो बंदे रह गए, अकबर और बीरबल। आपने ये ध्यान रखना है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, और अकबर किसके कंटेम्परेरी हैं? तुलसीदास के। जिस समय पर तुलसीदास हुए उसी समय पर अकबर हुए। तुलसीदास ने एक बहुत ही महान जो रचना लिखी है वो रामचरित्र मानस है। तो ये इनफ है, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको अकबर के बारे में दे दी है। तो अकबर के बारे में इस जानकारी को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है। अब हम बात करते हैं मुगल एम्पायर में अगले राजा जहांगीर की। और जहांगीर को सत्ता अकबर नहीं देना चाहते थे। जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था, लेकिन जहांगीर ही कुछ ऐसे ऐसे हालात बने कि जहांगीर ही राजा बने आगे चल के। और मुगल एम्पायर में जहांगीर ही जो है, जिनका ओरिजिनल नाम सलीम था। अनारकली और सलीम की एक कहानी है जो आप किसी फिल्म में देख सकते हैं जो मुगल एम्पायर पे बेस्ड हो। अनारकली और सलीम की कहानी में बताया जाता है कि किस तरीके से सलीम ने विद्रोह कर दिया था अनारकली के लिए अकबर से। और नौबत ये आ गई थी कि दोनों अकबर और सलीम आमने सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। तो अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो एक फिल्म है मुगले आजम। कौन सी फिल्म है? मुगले आजम। आप मुगले आजम फिल्म देख लिए, आपको बहुत अच्छी फिल्म है, आपको बहुत जानकारी अकबर और सलीम के बारे में हो जाएगी। तो सलीम ही जहांगीर हैं, आपने ये ध्यान रखना है। सलीम ही क्या है? जहांगीर हैं। और उन्होंने सिख धर्म के जो धर्म गुरु थे अर्जुन देव, उनको मरवा दिया था। किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। और अर्जुन देव कौन से गुरु थे? फिफ्थ गुरु थे। फिफ्थ गुरु थे, जहांगीर ने मरवा दिया था। इनके ही दरबार में एक फॉरेन विजिटर आए, थॉमस रॉय। और थॉमस रॉय ने आके ईस्ट इंडिया कंपनी के ये एक तरीके से पैगाम लेकर आए, एक रिक्वेस्ट लेकर आए कि हमें क्या करने दिया जाए, यहां पे व्यापार करने दिया जाए। क्या करने दिया जाए? व्यापार करने दिया जाए, ट्रेडिंग करने दी जाए। और यहीं से मैं मानता हूं कि नींव रखी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो अगले 100 साल में पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगी। सबसे पहली बात, थॉमस रॉय आए जहांगीर के टाइम में, जिन्होंने आके रिक्वेस्ट की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर कुछ व्यापार करना चाहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने बताया था कि सिर्फ दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक तो बाबर और दूसरे हैं जहांगीर या सलीम आप कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और तुजुकी जहांगीरी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। इनकी वाइफ थी नूर जहां। इनकी वाइफ थी नूर जहां। और नूर जहां क्योंकि इनकी वाइफ थी और जहांगीर को बहुत ज़्यादा सत्ता वत्ता में इंटरेस्ट था नहीं, तो जो इनकी वाइफ थी पूरी सत्ता को देखने का काम नूर जहां करती थी। पूरी सत्ता चलाने का काम कौन करती थी? नूर जहां करती थी। तो इनफ है, ये इतना बहुत है। आपके किसी भी एग्ज़ाम में, सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में, RIMC या नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में अगर जहांगीर से कोई कुछ क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आ सकते। बस थोड़ा सा आपने ये याद रखना है कि कौन सा किस टाइम पीरियड में रहे। जैसे जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक राजा रहे। ये देखो याद करने की चीज़ है, ये आपने याद करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें भी मैं ट्रिक बताऊंगा, मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये याद नहीं रहता। मुगल्स में तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि पहले कौन, उसका बाटा कौन, उसका बाप कौन, ये सब बहुत रहता है। मैं बताऊंगा उसकी ट्रिक आपको, बहुत अच्छी ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मुगल एम्पायर शाहजहां। मुगल एम्पायर शाहजहां
जो जहांगीर के बेटे थे। ओरिजिनल नाम इनका था खुर्रम। ओरिजिनल नाम क्या था? खुर्रम। और शाहजहाँ के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोई ऐसी बड़ी लड़ाई, मैं तो कह रहा हूँ लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जितना जहांगीर दे गए बस उस पर राज किया। और बहुत ही अच्छे से मॉन्यूमेंट बनवाए इन्होंने। ताजमहल इन्होंने बनवाया, रेड फोर्ट इन्होंने बनवाया, जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई, ठीक है। और दिल्ली में एक अपनी अलग से राजधानी बनवाई, शाहजहानाबाद, जिसको हम आज ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। दीवाने खास इन्होंने बनवाया आगरा फोर्ट में। और इनके राज में एक फ्रेंच विजिटर हैं जो आए, बर्नियर इनके ही शासनकाल में आए थे, जो फ्रेंच विजिटर थे ये आए थे। तो शाहजहाँ के बारे में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सन हो जाते हैं कि 1627 से 58 तक, और शाहजहाँ का ओरिजिनल नाम खुर्रम, और क्या बनवाया? ताजमहल। अब ताजमहल अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जाता, पिछले साल ही पूछा। और अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो छोटे क्वेश्चन, अब जैसे अब ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे ताजमहल कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में लगा क्या है हमारे बच्चे? दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। अब ये बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप अगर गलत देखिए, किसी भी एग्जाम में जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सबके लिए हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आप आसान क्वेश्चंस गलत करके आते हैं तो फिर आपके चांस कम होते हैं। आसान क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने चाहिए। शाहजहाँ का नाम खुर्रम है, ये एक हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ताजमहल आगरा में है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो ये शाहजहाँ के बारे में इनफ जानकारी है, इससे ज़्यादा शाहजहाँ के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद आते हैं कौन? औरंगजेब। बहुत ही एक तरीके से क्रूर राजा। अभी एक फिल्म आई है छावा, क्या कौन सी फिल्म आई है? छावा। छावा का मतलब शेर का बच्चा। तो जो शेर का बच्चा है, छावा फिल्म आप देख सकते हैं, जिसमें औरंगजेब की क्रूरता को दर्शाया गया है कि औरंगजेब कितना क्रूर राजा था। और उनके कामों से भी पता चलता है कि औरंगजेब कितने क्रूर राजा थे। उनको सत्ता नहीं मिलनी थी, ये 3 भाई थे, सत्ता दारा सिखों को मिलनी थी, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? दारा सिखों को मार दिया, खत्म। और शाहजहाँ जो उनके पिता थे उनको डाल दिया जेल में। और जेल में भी कहा कि आपको रोज खाना नहीं मिलेगा, कोई एक खाना मिलेगा, आप बता दो आप क्या खाना पसंद करोगे। रोज रोज हम आपको नए नए व्यंजन नहीं देंगे, एक खाना मिलेगा सिर्फ। शाहजहाँ माइंडेड आदमी, उन्होंने कहा कि मुझे चना चाहिए खाने में। अब उन्होंने चना क्यों कहा कि उन्हें चना खाने में चाहिए? चना उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि चने को कई तरीके से खाया जाता है। भून के खा सकते हो, चने की रोटी खा सकते हो, चने का जो है आप उबाल के खा सकते हो, चने में नमक डाल के खा सकते हो, चने को बहुत तरीके से खा सकते हो। तो रोज नया बनेगा। चना ऐसी चीज़ है जो रोज नए तरीके से बना सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से चने को बना सकते हैं। तो जहाँ शाहजहाँ को खाने के लिए जब वो जेल में थे सिर्फ चना मिलता था। और उनके लिए रेड फोर्ट आगरा में जो है एक जेल बनवाई गई। और क्योंकि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि भाई आप मुझे जेल के उस हिस्से में डालो जिस हिस्से से ताजमहल दिखता रहे। तो आज भी जब आप आगरा जाएंगे तो अगर आप जो है उस हिस्से को देखेंगे जहाँ पे शाहजहाँ को कैद करके रखा गया था, तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा ताजमहल का रेड फोर्ट से दिखाई देता है। तो ये शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जो महाराष्ट्र में है, वो इन्होंने बनवाया। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बीवी का मकबरा औरंगजेब ने नहीं, इनके बेटे ने अपनी माँ की याद में बनवाया था बीबी का मकबरा। क्योंकि बीबी शब्द जो है वो माँ के लिए भी इस्तेमाल होता है, बीबी। कई बार आप जो है ना बीबी बोलते हैं अपनी बड़ी मम्मी, जैसे आजकल बोलने लगे हैं, तो पहले बीबी बोलते थे, बीबी या बिब्बी बोलते थे। आप दिल्ली के आसपास में जाएंगे तो बिब्बी शब्द है, बिब्बी। तो ये वही बिब्बी का मकबरा है, ये अपनी माँ के लिए बनवाया गया, औरंगजेब के बेटे ने बनाया। हो सकता है कि औरंगजेब ने शुरुआत इसमें कही हो, बनाने की शुरुआत कर दी हो, लेकिन ख़त्म औरंगजेब के बेटे ने किया। लेकिन इतिहासकार दोनों तरीके से इसको देखते हैं। औरंगजेब जिस तरीके से जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की, लेकिन
वो पूरा नहीं कर सके और उसको बनवाया किसने? इल्तुतमिश ने। इसी तरीके से बीबी का मकबरा भी है, ठीक है। और इनको जिंदा पीर कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अब सवाल देखो ये क्या होता है कि हम कई बार इतिहास में उन इतिहासकारों को पढ़ते हैं जो इतिहासकार राजा ने अपने लिए बिठाए होते हैं। अब उसमें किसी इतिहासकार ने उन्हें पीर की उपाधि दे दी, जिंदा पीर की उपाधि दे दी, लेकिन वो इतने क्रूर थे कि उन्होंने जो जजिया अकबर ने हटा दिया था उसको दोबारा लगाया। जजिया मैंने बताया हाउस टैक्स किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम पे। किस पे लगता था? नॉन मुस्लिम पे। और इन्होंने टेक बहादुर, गुरु टेक बहादुर जो सिखों के कौन से गुरु थे? 9th गुरु थे। सिखों के 9th गुरु को इन्होंने मरवा दिया था। और लास्ट मुगल एम्पायर हैं ये, लास्ट मुगल एम्पायर हैं। इसके बाद में कोई ऐसा बहुत बड़ा राजा जो है दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा। उसके बाद तो वो ख़त्म ही होता चले गए बिल्कुल, मतलब बैठे लेकिन इतने कमज़ोर राजा थे कि उनको जो है इतिहास में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। औरंगजेब के बाद कोई है। औरंगजेब जो है सबसे ज़्यादा रूल करने वाला, सबसे ज़्यादा रूल करने वाला, लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल किया इसने, 58 से 1707 तक। और अशोका के बाद अगर सबसे ज्यादा टेरिटरी पर कोई राज करने वाला हुआ तो वो औरंगजेब हुआ। हालांकि लास्ट आप कह रहे हैं कि लास्ट मुगल एम्पायर, वैसे लास्ट देखा जाए तो कौन है? कौन है लास्ट? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर हैं। उसके बाद अंग्रेजों का राज आ गया था, लेकिन बहादुर शाह जफर सिर्फ लाल किले के राजा रह गए थे, रेड फोर्ट के राजा थे। जो दिल्ली का रेड फोर्ट है बस उसमें इनकी रियासत चलती थी, उससे बाहर सब खत्म हो चुका था, इनके पास कुछ नहीं था। नाम के राजा रह गए थे, मुगल बादशाह रह गए थे नाम के, और जिसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने उठाया। उसके बाद अंग्रेजों का राज शुरू हुआ। तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है मुगल एम्पायर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सब क्वेश्चंस आने हैं। कुछ मोर फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे जो अकबर के गुरु थे वो थे सलीम चिश्ती, बहुत मानते थे अकबर उन्हें। फतेहपुर सीकरी में जो है सलीम चिश्ती की दरगाह आज भी है। उसके बाद जो है अकबर का जो टॉम्ब है वो सिकंदरा में है। पंचमहल, दीवान आम, खास, ये सब फतेहपुर सीकरी में बनाए गए हैं मुगल एम्पायर के टाइम में ही। एक क्रोन थ्रोन, पिकॉक थ्रोन था, देखो एक सिंहासन था पिकॉक थ्रोन जिसको बोलते हैं, वो किसने बनाया था? किसने बनाया था? मैं बताता हूं किसने बनाया था। शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या बनाया था? पिकॉक थ्रोन। और पिकॉक थ्रोन पर ही क्या था? जो कोहिनूर हीरा था इसी में लगा हुआ था, इसी सिंहासन पर लगा हुआ था, जिसको लूट लिया बाद में किसने? नादिर शाह ने। और नादिर शाह से होते हुए ये कहां पहुंच गया? रानी विक्टोरिया तक पहुंचा। और विक्टोरिया ने किसको कहां लगा लिया? अपने मुकुट में लगा लिया। क्लियर है बात? मंदारी सिस्टम, जागीरी सिस्टम, पटवारी सिस्टम, ये सब शुरू हुआ कहां? मुगल टाइम में। ये जितने भी जो है ये सारे कौन से सिस्टम है? टैक्स वाले सिस्टम है जो जमीनों पर, एग्रीकल्चर लैंड्स पर लगाए जाते थे। ठीक है। पद्मावत लिखी गई, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी, मुगल एम्पायर के टाइम की ही ये बात है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं एक आपको तरीका बता रहा था कि भाई क्या तरीका है ये याद रखने का कि कौन किसका बेटा हुआ। देखो हमारी जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा। ठीक है बेटा, पॉलिटिकल पार्टी एक भाजपा।
अब भाजपा से शुरू करते हैं। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, पी से नहीं है, पी को सिर्फ आप में एस में कन्वर्ट करना है। पी को आपको किस में कन्वर्ट करना है? एस में कन्वर्ट करता है, शाहजहां। और फिर ए से औरंगजेब। आप सिर्फ ये याद रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा, ये सारा सिस्टम है। मुगल एम्पायर को याद करने की ट्रिक है। बाबर, बी से भाजपा में बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, पी को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एस में, वहां पे शाहजहां लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ए से औरंगजेब। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। बाबर के बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब। आपको याद रखना है। आपको अगर ये याद रहेगी तो निश्चित तौर पे आप हमेशा इस बात में कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुगल एम्पायर में कौन किसका बेटा है। आप सिर्फ ये याद कर लेना कि भाजपा का मतलब क्या होता है। तो आज इतना ही आज के लिए। अब अगली क्लास में हम कुछ और राजाओं को पढ़ेंगे और उन राजाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो में लाइक भी ठोक दें, दबा के ठोक दें, और हमारे जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लें। बोफोर्स एकेडमी के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। मैं मोहित चौधरी, थैंक यू।